Assalamualaikum, I'm Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on adolescence in developmental psychology, यानी कि adolescence एज के अंदर एक जो इंडिविजुअल है उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसके डिफरेंट डेवलपमेंटल एरियाज़ यानी कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसकी कोग्निशन में किस तरह इम्प्रूवमेंट आती है, उसकी सोशल इमोशनल लाइफ जो है, उसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है, उसकी फैमिली का उसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट आता है, उसकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो किस तरह से जाती है और मैरिज लाइफ के अंदर वो किस तरह जाता है, या प्यूबर्टी जो है उसका एक इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की हमारी वीडियो का कंटेंट है द नेचर ऑफ अडोलेसेंस। जो अडोलेसेंस होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, उनके अंदर फिजिकल चेंजेस क्या आती हैं एज के साथ, अडोलेसेंट के अंदर हेल्थ के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, उनकी कोग्निशन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आती है और उनकी स्कूल लाइफ जो होती है वो किस तरह की होती है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अडोलेसेंस क्या होता है। अडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, यानी कि ये एक पीरियड होता है जो कि अडल्टहुड और चाइल्डहुड के दरमियान में होता है। चिल्ड्रन एंटरिंग एडोलेसेंस आर गोइंग थ्रू मैनी चेंजेस इन देयर बॉडीज़ एंड ब्रेन। जब एक जो चाइल्ड होता है, जब वो एडोलेसेंस एज के अंदर होता है तो उसके माइंड के अंदर और उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। दीज इंक्लूड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल चैलेंजेस, यानी कि फ़िज़िकली भी चेंजेस आती हैं, इंटेलेक्चुअली उसका कोग्निशन लेवल भी इम्प्रूव होता है, साइकोलॉजिकल और सोशल भी जो है वो डेवलप करता है, उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट भी उसकी जो है वो इम्प्रूव होती है। ये एडोलेसेंस लेवल का एक फिगर है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो एडोलेसेंस है वो किस तरह फिजिकल जो है वो डेवलप करते हैं। The nature of adolescence. Adolescence, the transition period between childhood and adulthood, is a stressful period of life characterized by discernible physical, mental, emotional, social and behavioral changes. यानी कि physically, mentally, emotionally, socially और उनके behavior के अंदर जो है वो एज के साथ साथ changes आती हैं। Rapid and dramatic physical development. एक जो इंडिविजुअल होता है, जो चाइल्ड होता है, वो फिजिकली ड्रामेटिक यानी रैपिडली उसके अंदर जो है वो ग्रोथ उसकी होती है। सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक जो होती हैं वो उसके अंदर अपीयर होती हैं। जैसे कि जो फीमेल होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनके जो ब्रेस्ट साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, और जो बॉयज़ होते हैं उसके अंदर भी सेक्सुअल चेंजेस आती हैं। सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक जो होती हैं वो डेवलप करती हैं, उनकी बियर्ड आती है। जो एक एडोलेसेंस एज होती है ये एक प्यूबर्टी एज होती है जिसके अंदर सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होता है। हाइट जो होती है वो इस एज के अंदर जो है वो ग्रो करती है, डेवलप होती है। वेयर जो होता है वो ज़्यादा होता है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, उनकी जो बॉडी इमेज है वो उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ रैपिड एंड इवन विद अ डिफरेंट पेस एंड रेट ऑफ चेंज फॉर ईच इंडिविजुअल। फिजिकल चेंजेस इंक्लूड उनकी हाइट के अंदर जो है वो इंक्रीज हाइट होती है, वेट ज़्यादा होता है, उनके जो इंटरनल ऑर्गन का जो साइज़ होता है, स्केलेटल या मस्कुलर जो सिस्टम है वो डेवलप करता है वो ज़्यादा होता है। The brain. Adolescence is a time of significant growth and development inside the teenage brain. The main change is that unused connection in the thinking and processing part of your child brain. यानी कि इस जो एज के अंदर, adolescence एज के अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है उसका जो ब्रेन होता है वो भी डेवलप करता है, उसके अंदर भी चेंजेस आती है, वो भी स्ट्रेंथेंड होता है, वो उसके अंदर भी जो है वो ज़्यादा पावर आती है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होता है, गेन करता है। Adolescent sexuality. Adolescent sexuality is influenced by many factors include your gender identity, यानी इस एज के अंदर जो वो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जेंडर आइडेंटिटी सामने आती है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, जिस कल्चर के अंदर वो रह रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी होती है वो डेवलप करती है। ड्यूरिंग द टीन ईयर यू विल डेवलप सेंस ऑफ योर ओन सेक्सुअलिटी। इसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है उसको अपनी सेक्सुअलिटी की सेंस आती है, वन डेट विल लीड टू सेटिस्फाइंग, कि वो इससे सेटिस्फाई है यानी जो उसको एक सेक्सुअल आइडेंटिटी मिली है उससे देखा जाता है कि वो जो है वो उससे वो सेटिस्फाई या नहीं, क्योंकि फर्दर उसकी बेस के ऊपर उसने आगे जाके सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो बनाने होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर जो है वो एडोलेसेंट सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर होते हैं कि एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हों या फिर अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स किया जाए, जिसके नतीजे में क्या है कि वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और एडोलेसेंस एज के अंदर जो एक किसी चाइल्ड को संभालना या उसे पैदा करना जो है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो उसके नतीजे में जो है वो डिफरेंट जो है वो बीमारियां हो सकती हैं, एड्स हो सकती है। हार्मफुल जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं उनसे जो है बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि स्पर्मिसाइड या फिर कॉन्डम जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो प्रेगनेंसी है उससे बचा जा सके, क्योंकि ये जो
एक एज होती है या इस एज के अंदर ना ही जो एक फ़ीमेल जो एक गर्ल है वो एक बेबी को बोर्न करने की एक ज़िम्मेदारी जो है वो ले सकती है, और ना और ताकि और जो है इसके अलावा प्रोटेक्शन मिल जाए सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर। उसके नतीजे में कोई भी जो फर्दर अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं तो कोई भी जो बीमारी है वो ना लग सके। जब दो या दो से ज़्यादा या मल्टीपल जब सेक्स पार्टनर होते हैं, इसके नतीजे में क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाले इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके अंदर जेंटल हर्पीज़ या फिर HPV स्टाइलिस एंड HIV वायरस जो है वो इंक्लूड होते हैं, जो कि ड्यूरिंग सेक्स जो है वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो एडोलेसेंस स्टेज है इसके अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर, उसके नतीजे में प्रेगनेंसी जो है वो सामने आती है। और जो टीनेजर गर्ल होती है वो इतनी जो टीन प्रेगनेंसी है उसको वो उसके लिए बियरेबल नहीं होती। टीनेज प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट एंड रिस्क के टीनेज जो प्रेग्नेंट हो जाती है गर्ल, उसके नतीजे में क्या इफ़ेक्ट आते हैं, क्या असरात आते हैं उसके ऊपर या डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, और उसके लिए रिस्क फुल फैक्टर्स क्या होते हैं। एक उसकी जो एजुकेशन होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, उसकी हेल्थ के लिए जो है वो रिस्क होते हैं। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है या फिर स्टिल बर्थ हो सकती है। एडोलेसेंस हेल्थ, इस एज के अंदर जो एक एडोलेसेंस जो एक बॉय या गर्ल होता है उसको ज़रूरत है कोई एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ले, क्योंकि ये एक इस एज के अंदर जो है वो सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो है उन्हें चाहिए कि हेल्दी हेल्पफुल जो एक्सरसाइज है उसके अंदर खुद को इन्वॉल्व रखें और प्रॉपर स्लीप लें। सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़, द सब्सटेंस दैट आर यूज मोस्ट बाय एडोलेसेंट्स आर अल्कोहल, निकोटीन। यानी स्टेज के अंदर जो एडोलेसेंट स्टेज के अंदर जो बॉय और गर्ल्स होती हैं वो तंबाकू या वेपिंग या फिर कैनबिस अल्कोहल का यूज़ करते हैं, जिससे फर्दर जो है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। सब्सटेंस यूज़ आल्सो इंटरफेयर विद एडोलेसेंट ब्रेन, उनके ब्रेन की जो वर्किंग है वो उसके साथ डिस्ट्रॉय होती है, वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाती। इसके अलावा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म जो है इसके नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं। सम कॉमन रीज़न फॉर एडोलेसेंट टू ट्राई सब्सटेंस, कौन से कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो सब्सटेंस यूज़ की तरफ जाते हैं, या कि वो बोर महसूस कर रहे होते हैं, या उनके ऊपर कोई पीयर का प्रेशर होता है, कोई चैलेंजेस में उन्होंने कम्पीट करना होता है, सोशल एंजाइटी की सूरत में उनका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा होता, उसके लिए वो इस तरह करते हैं। कंसंट्रेशन को बूस्टअप करने के लिए या ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जब वो कोई नई चीज़ को ट्राई करते हैं तो उन्हें कोई एंजाइटी इस तरह हो रही होती है, टेंशन हो रही होती है, तो उसको कम करने के लिए वो सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एडोलेसेंट एज के अंदर जो गर्ल और बॉयज़ होते हैं उनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को लेके अपनी डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग आ सकता है, जिसके अंदर कि एनोरेक्सिया के अंदर के जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा खाना नहीं खाती कि हमारा वेट ना ज़्यादा हो, फूड से जो है वो अवॉइड करती हैं। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो टेंशन डिप्रेस होकर जो है वो ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, लेकिन साथ उन्हें ये डर होता है कि हमारा वेट ना ज़्यादा हो, तो वो सेल्फ इंड्यूस वोमिट करते हैं। और इसके अलावा फिर होते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा वाले जो कि सेल्फ इंड्यूस वोमिट करते हैं, या फिर बिंज ईटिंग वाले आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं और इसके अलावा वो सेल्फ इंड्यूस वोमिट भी नहीं करते, जिसकी वजह से वो ओवर वेट होते हैं। तो ये एडोलेसेंट एज के अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स होती हैं इसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर होने का भी ख़तरा होता है। एडोलेसेंस कोग्निशन पियाजे थ्योरी फॉर्म है ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंदर 11 से 12 साल का जो चाइल्ड होता है वो इंक्लूड होता है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग करता है। वो चीज़ों के पीछे जो है वो थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और हर चीज़ के पीछे जो है वो लॉजिक जो है वो तलाश करता है। जैसे कि ये मैथमेटिकल एक फिगर है जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल थिंकिंग के बेस के ऊपर सॉल्व किया जा रहा है। ये जो एडोलेसेंट स्टेज होती है 11 से 16 साल का जो इंडिविजुअल होता है वो ईगो सेंट्रिज्म के ऊपर फोकस करता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जो परसेप्शन है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, और जो दूसरे का परसेप्शन होती है उसको वो अचीव नहीं कर रहा था और उसके ऊपर वो फोकस नहीं करता, और सिर्फ उसको लग रहा था कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। उसे जो सारी दुनिया वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमती हुई जो है वो नज़र आ रही थी कि सिर्फ मैं हूँ, मेरा ही स्टफ़ है, और मेरा सारे लोग जो है वो हर तरफ से जो है वो अपने बारे में सोच रहा होता है कि सिर्फ मैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इम्प्रूव हो रही होती है, वो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग जैसे कि पजल्स वगैरह हो गए, गेम्स होगी, उनके अंदर वो ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करता है, उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है लॉजिक की बेस के ऊपर। इसके अलावा 2 एग्जेक्टिव फंक्शनिंग की टाइप होती है, एक होती है कूल एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, दूसरा होती है हॉट, जिसके अंदर एक के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा डिटेल के ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि दूसरे एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है।
इस एज के अंदर जो एक एडोलेसेंस होता है, जो चाइल्ड वो एक हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और उसमें देखा जाए एक टॉप डॉग फिनोमिनन चल रहा होता है। इसके अलावा एडोलेसेंस एज के अंदर जो है वो चाइल्ड जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं वो ड्रॉप आउट रेट होता है कि वो स्टडी फर्दर कंटिन्यू करते हैं या नहीं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अचीव कर सकें, उसकी तरफ मूव ऑन कर सकें। एडोलेसेंस एज के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके सोशल इमोशनली भी वो डेवलप करते हैं, वो उनकी सेल्फ एस्टीम के ऊपर वो वर्क करते हैं, वो खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा उनके अंदर नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी आ सकती है, वो अपने रोल को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये मैंने आगे फर्दर क्या करना है। और अगर वो इस चीज़ को नहीं फाइंड आउट कर सकते तो उनके अंदर रोल कन्फ्यूजन आती है। इसके अलावा एथनिक उनकी डेवलपमेंट होती है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कि किस तरह का उनका कल्चर है और वहाँ का रहन सहन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने गोल्स बनाते हैं, अपनी नॉलेज है वो डेवलप करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस जो है वो रिलीजन वो भी उसकी डेवलपमेंट होती है। रिलीजियस वे के अंदर भी वो डेवलप करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने मज़हब को जो है वो फर्दर आगे लेके चलना है और किस तरह उन्होंने उसे हेल्दी वे में मैनेज करना है। फैमिलीज पेरेंट मॉनिटरिंग अटैचमेंट एंड पेरेंट एडोलेसेंट कन्फ्लिक्ट, यानी कि इस एज के अंदर जो फैमिलीज़ हैं उनका भी इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पेरेंट्स जो है वो अपने चाइल्ड को मॉनिटर करते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा जो है वो अटैचमेंट एलिमेंट होता है कि एक जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के साथ कितना अटैच और कितना वो अपनी बात को उनके साथ ईजिली जो है वो शेयर कर पा रहा है। इसके अलावा पेरेंट एडोलेसेंट कन्फ्लिक्ट आता है, यानी कि पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू और होता है, जो एडोलेसेंस होते हैं उनका जो एडोलेसेंट जो गर्ल और बॉयज़ होते हैं उनका जो कंसेप्ट होता है और होता है। इस वजह से उनके दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं। Peers, the term peer culture as introduced in 1988 by William Corsaro was derived through Corsaro's study of children in nursery setting and contain the following aspects of social interaction. Children in these settings appear to adhere to and behave according to a set of social rules. यानी कि जो peers होते हैं उनके साथ जो है वो एक adolescent जो boy और girls होते हैं वो किस तरह चलते हैं और social rules को किस तरह से वो value करते हैं और उनको follow करते हैं। इस एज के अंदर जो एडोलेसेंस होते हैं वो क्लोज फ्रेंडशिप के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली टीन एज ईयर फ्रेंडशिप बिकम मोर इंटेंस, उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, क्लोज और सपोर्टिव होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। टीन एज फ्रेंडशिप टेंड टू बी बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी सिमिलैरिटी, और ये इस बेस के ऊपर होती है कि उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो सेम होती है या उनके अंदर शेयरिंग होती है या वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इस एज के अंदर जो एडोलेसेंस होते हैं वो डेटिंग या रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंटीमेसी का फैक्टर जो होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप होता है और एक दूसरे के साथ वो क्लोज रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं। हेल्दी एडोलेसेंट रोमांटिक रिलेशनशिप आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन कम्युनिकेशन, उनके दरमियान जो होती है वो एक ओपन कम्युनिकेशन होती है, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है और वो एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो क्लोज टू एज होते हैं, उनकी एज जो होती है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक दूसरे को इमोशनली जो है वो भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पॉवर्टी, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड फैमिली, जो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है एक फैमिली का वो भी चाइल्ड के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। उसके स्कूल का किस तरह का इन्वायरमेंट है और उसके जो हेल्थ के गारंटीज है वो इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि जो डिफरेंट यानी फैमिलीज होती हैं उनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो अलहदा होता है और जो कि जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो थोड़ा लो होता है, जो कि पॉवर्टी की लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनके अंदर जो है वो एजुकेशनल लेवल भी उनका लो होता है और इसके अलावा जो है उनके अंदर हेल्थ का जो स्टेटस होता है वो भी लो होता है और जिसकी वजह से फिजिकली जो है वो भी वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाते। उनकी कोग्निशन के अंदर उनकी जो थिंकिंग होती है वो भी नेगेटिव होती है। Media use and screen time. Other study have shown that excessive screen time may lead some teen to neglect responsibility, यानी कि जो कुछ टीन एज होते हैं वो इस एज के अंदर जब वो ज़्यादा जो है वो स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं उसकी वजह से उनकी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निगलेक्ट करने लग जाते हैं या स्क्रीन्स के ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें देख के उनके ऊपर क्या होता है कि उन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है या वो एनजाइटी फील करते हैं। और इसके अलावा जो स्क्रीन टाइम है इसके ऊपर देख के जो एक एडोलेसेंस जो बॉयज़ होते हैं उसके अंदर अग्रेशन का एलिमेंट भी आता है कि वो फाइटिंग वगैरह देख के और फिर उसको ही वो हकीकी जो लाइफ होती है उसके अंदर भी वो उसको सामने लेके आते हैं या वो वैसा ही जो है वो रोल प्ले करते हैं। एडोलेसेंस को जो इस स्टेज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं कि एक होती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि कोई भी वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो अपनी लाइफ से डिप्रेस होते हैं और जिसकी वजह से वो सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं या सुसाइड की तरफ जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।